वेलकम टू पार्ट टू ऑफ पपेट ट्रम्प डीप स्टेट अमेरिका रीइन्वेंटेड। अब तक हमने अपने पहले भाग में देखा कि काफी हद तक अ, अमेरिका की डीप स्टेट जो है ट्रम्प को पहले स्ट्रक्चर में नहीं ला पाई, और बाद में अब जब वापस उनकी कम बैक हुआ है तो ये एक बहुत बड़े पर्पस और रीजन से हुआ है, जहाँ पे काफी आने वाले समय में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं, जहाँ सरकारें शायद बदल जाएं, शायद वे ऑफ जो पावर का सिस्टम है वो चेंज हो, ऑल्टर हो, क्योंकि वी आर सीइंग जो पुराना अमेरिका का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वोकिज्म स्ट्रक्चरलिज्म से काफी परे अब वो कहीं और लेके जाना चाहता है। सब्जेक्ट को आगे ही कंटिन्यू करते हैं हमारे एक्सपर्ट हिमांशु वैद्य जी के साथ। सर, हम कहीं पहले चरण में वहां थे जहां पे हम बात कर रहे थे कि एकेडमिक्स और साइंस स्पेस का कितना इफेक्ट है, और एक्चुअली वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जहां से किसी भी सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। Right. वही डिस्कशन को आगे लेके जाते हुए, हाउ डू यू सी ऑल दिस, जहाँ पे आप पहले हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर इस चीज का इफेक्ट आता है, डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट आएगा, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर अलग इफेक्ट है, जो कि मैनेज डेमोक्रेसी है वहाँ पे अलग इफेक्ट है। तो दैट मीन्स कुछ तो यूनिक चीज है डीप स्टेट के पास जो इतना इन्फ्लुएंस कर सकती है, और वो जो कंट्रोल है, तो ये सबसे बड़ी खूबी क्या है इस डीप स्टेट की? डीप स्टेट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक इनविजिबल कंट्रोल है। और दूसरी एक खूबी ये है कि जिसको डीप स्टेट चूज करती है, कई बार तो उसको खुद को ही पता नहीं होता है कि मैं डीप स्टेट का एजेंडा आगे ले जा रहा हूं। और तीसरी खूबी ये है कि वो, जिसको नॉम चॉम्स्की कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, कि एक फ्री डेमोक्रेसी में एक सिटीजन सोचता है कि मेरे विचार मुक्त रूप से मेरे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हजार जी। अलग अलग तरीके से इनपुट देके उसके विचारों को एक्चुअली फोर्ज किया गया है डायरेक्शन में। तो ये डीप स्टेट की खूबियां हैं। और दूसरी खूबी एक है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस, हम्म। कि आज तक शायद ही किसी एम्पायर के पास इतना पावर और रिसोर्सेज हो, और स्पेशली टेक्नोलॉजी, जो इस वक्त अमेरिकन डीप स्टेट के डिस्पोजल में है। और इस वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और स्पेशली सोवियत यूनियन के गिरने के बाद एक फाइनेंशियल टेक्नो एम्पायर के हिसाब से, एक फाइनेंशियल और टेक्नो एम्पायर के हिसाब से खड़ा हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो एक 25 साल का वोकिज्म वहां पे आया, उसमें उनकी जो मैस्कुलिनिटी है, जो पावर एक्सर्ट करने की कैपेबिलिटी है, सेक्रीफाइस करने की कैपेबिलिटी है, वो सब टेपर ऑफ हो गई थी। और उसको फिर से रीसेट करना उनका एक कोर एजेंडा होगा। और एक और अगर डीप स्टेट की खूबी ली जाए तो ये कि किस तरह से वो ऑपरेट करता है। इतना इनोसेंट ऑपरेशन होता है कि जैसे, दो एग्जाम्पल लीजिए, तीन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है यूएस एड के थ्रू। हम्म। यूएस एड के हम्म। थ्रू कहा जाएगा कि हम लोग इंडिया में एनजीओ को सपोर्ट करेंगे, और उसमें एक उनका एनजीओ होगा जो पूरे प्रोग्राम को मैनेज करेगा, और उसके साथ इंडिया के इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स होंगे। और ये नेटवर्क के थ्रू इन द सटल फॉर्म उसकी आइडियोलॉजी को, उनके विचारों को, यहाँ पे जो रेजिम चेंज करनी है उसके सामने की विचारों को, सब कुछ डिसेमिनेट किया जाएगा, टीचिंग पर। नॉट ओनली इन द एनजीओ नेटवर्क बट इन द बेनिफिशियंट्स। ट्रू। So this is one example of how it works. Second example is big foundations, जैसे फोर्ड फाउंडेशन है, सोरोस फाउंडेशन है, सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ओमिदिया नेटवर्क है। ये, these are funded by CIA, by the deep state, and they in turn fund hundreds of NGOs. थर्ड है अवार्ड इंस्टीट्यूट करना, कि जितने भी बड़े अवार्ड है सब CIA और डीप स्टेट कंट्रोल है।
तो किसी को भी अगर रेमन मैक्से से मिलता है तो आप समझ लो कि ये सीआईए और डीप स्टेट का जो एजेंडा है उसकी लाइन में ये आदमी है। उनके एजेंडा के सामने जाने वाले को कभी वो अवार्ड नहीं मिले। उनकी सीआईए फंडेड ही हॉलीवुड की फिल्में होती हैं। सीआईए के फंड कई बार इनडायरेक्टली रूट होके बॉलीवुड में आते हैं। वही लोग अवार्ड के वो फंक्शंस करते हैं। और जैसे कि एक तीसरा एग्जांपल दूं, नैरेटिव चलाना। हम्म। कि अगर उनको नैरेटिव चलाना है जेंडर का, तो पेपर्स छापे जाएंगे वहां की जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंसेस की जाएगी, यहाँ के लोगों को बुला के बताया जाएगा कि क्या चल रहा है। यहाँ के लोग जो उस पर काम करेंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ के एकेडमिक्स में पूरा वो एक नैरेटिव चलाया जाए। तो ये डीप स्टेट का जो फंक्शनिंग है, पावर तो है ही लेकिन फंक्शनिंग भी बहुत ही वेल ऑयल है। कि एक तो सीआईए का नेटवर्क है पूरा सटल, और दूसरा है हम्म। जो उसको कहते हैं, स्टालिन कहा करता था यूजफुल इडियट्स। कि वो लोग जिनको लगता है कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो किसी और के हाथों यूज हो रहे होते हैं, जिसको स्टालिन कहा करता था यूजफुल इडियट्स। तो ये उस तरह से लोगों को यूज करना, तो ये जो डीप स्टेट का जो है, इस तरह से वो लोग पूरा का पूरा वो एक ऊपर से नीचे तक का नेटवर्क चलाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो अब तक का सीक्रेट यूज था वो था एलजीबीटीक्यू नेटवर्क, जिसका बहुत ही वो लोग डीपली यूज करते थे, जो अब शायद नहीं होगा। क्या यूज रहा होगा उसका? व्हाट वाज द पर्पस? द पर्पसेस वर मेनी। द फर्स्ट वाज टू हैव ब्लैकमेलिंग मटेरियल ऑन पीपल। कि एलजीबीटीक्यू एरिया में किसी को भी ट्रैप करना और उसका ब्लैकमेलिंग का मटेरियल इकट्ठा करना, नंबर वन। नंबर टू, उसी एलजीबीटीक्यू के गेट टुगेदर्स में बिजनेस डील्स होना और एकेडमिक सॉरी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस होना। कि ऑर्गेनाइजेशन का पावर ऑर्गेनाइजेशन में न रह के बाहर चला जाता है। इस पे डिपेंड करता है कि उन ग्रुप्स में क्या हो रहा है। हम्म। तीसरा, जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है उसको परसिक्यूट करना और कभी पावर उसके हाथ में ना जाने देना। चौथा, उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर करना। और पांचवा, उसके थ्रू जो पावर की पोजीशंस है वहां पे अपने लोगों को बिठाना। और आयरनिकली, जो सरप्राइजिंग, बट पाकिस्तानी आर्मी में एक एलजीबीटीक्यू की काफी बड़ी लॉबी है, जो कि एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री है, बट वहां पे एलजीबीटीक्यू की वहां की आर्मी में और आईएसआई में काफी बड़ी लॉबी है। जी। Now, if you are a part of it, there's no way you can betray that lobby because of the social fear. कि what if that comes out? तो और you can see in Bollywood how people get work, people get finance because they belong to that group. ट्रू। ये ग्रुप एक तरह से वेंचर फंड का सेंटर बन जाता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन जाता है हाई एंड का, एक गैंग बन जाता है टू कैप्चर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक रोड बन जाता है टू क्विकली क्लाइंब अप द सोशल स्टेयरकेस, और इट अल्टीमेटली बिकम्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ सीआईए और द डीप स्टेट। तो इसी से एक सवाल आता है, क्या हर देश में डीप स्टेट कुछ ना कुछ मैनेज कर रहा है? ज्यादातर, बहुत कम कंट्रीज है जहां पे डीप स्टेट मैनेज नहीं कर पा रहा है। जैसे रशिया में नहीं कर पा रहा है, चाइना में नहीं कर पा रहा है आज तक, इंडिया में कोशिश की थी, कर नहीं पाया। तो ऐसी बहुत कम कंट्रीज है जहां पे डीप स्टेट मैनेज नहीं कर पाया। क्या हेनरिक, ये कंट्रीज डीप स्टेट को थ्रेट है? क्योंकि काफी बड़ी ज्योग्राफिकली एरिया वाइज ऑल्सो पॉपुलेशन वाइज काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। करेक्ट। सो डीप स्टेट को ये पसंद नहीं है। वो एक थ्रेट तो नहीं मानते इसको, बट एक क्या कहते हैं, ये, एंटी डीप स्टेट। हाँ, एक नॉन फ्रेंड मानते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इनमें से किसी, जैसे हमारे जैसे फ्रांस भी एक कंट्री है जिसको डीप स्टेट मैनेज नहीं कर पाया है।
लेकिन एनिमी इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये कंट्रीज कभी डीप स्टेट को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं करती। जैसे अब इंडिया है, चाइना है, फ्रांस है, ये सब सोच रहे होंगे कि ये डीप स्टेट एक्चुअली है कौन, कौन कौन लोग इसके अंदर है, उनके नाम एग्जैक्टली। क्या है, उनके फोटोग्राफ क्या है, कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ्स क्या है, और अगर कभी हमारे सामने कुछ करते हैं तो क्या हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा सोच के किसी ने भी आज तक डीप स्टेट के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने के लिए टीम्स नहीं भेजी। सी सुसाइड टीम्स भेजी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं भेजी जा सकती, लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो उसके रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे, कि वो पूरे कंट्री को बर्बाद करने पे आ जाए। इसलिए किसी ने किया नहीं, इसलिए एनिमी तो वो लोग नहीं सोचते क्योंकि उनको टारगेट करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। और ओसामा को उन्होंने इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि आगे जाके वो ये कर सकता था, उसी लाइन पे वो जा रहा था कि अगर वो 5-10 साल और रह जाता तो इसी कंसेप्ट पे आता कि अल्टीमेटली यूएसए का पावर सेंटर कौन है, कौन कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, फोटोग्राफ क्या है, कहाँ रहते हैं। और एक बार वो आइडेंटिफाई करके आपने एक वेबसाइट पे रख दो एनिमीज ऑफ इस्लाम के नाम पे, तो उनका बचना मुश्किल है फिर तो, या तो उनको एक पूरी लाइफ हाई सिक्योरिटी में निकालनी पड़ेगी। ट्रू। तो वो वहीं पे बात जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में ही रोक दी उसको। और आज भी डिस्पाइट चाइना being so powerful or Russia being so powerful, even together, they don't dare to actually identify and eliminate the deep state of America. और उसके 2-3 रीजन है, एक ये द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर कंट्रीज, और दूसरा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देमसेल्व्स पर्सनली। क्योंकि दूसरा राइट। दूल्हा तो परफेक्ट तो कोई आदमी नहीं है, किसी हर आदमी की लाइफ में कोई गलतियां हैं, हर आदमी के जीवन में 5 चीजें जो नहीं चाहेगा कि कोई और जाने, और वो 5 में से 1-2 डीप स्टेट को पता चली जाती है। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, कोल्ड वॉर में एक फ्रेज था एमएडी, म्यूचुअली एक्श्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर यूएसए न्यूक्लियर पावर यूज करेगा तो रशिया भी करेगा, कोई नहीं बचेगा। कि तेरे हाथ में बम है तो मेरे हाथ में बम है, तू फेंकेगा तो मैं भी फेंकूंगा, कोई नहीं बचेगा। तो वैसे ही एक इक्विलिब्रियम आ गया कि किसी ने कुछ नहीं किया। तो वैसे ही एक दूसरा इक्विलिब्रियम इस वक्त है म्यूचुअली एश्योर्ड ब्लैकमेल, कि तेरे पास मेरे ऊपर मटेरियल है तो मेरे पास तेरे ऊपर मटेरियल है, तू रिलीज करेगा तो मैं भी रिलीज करूंगा, तू भी नहीं बचेगा मैं भी नहीं बचूंगा। तो वो भी एक है कि देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टॉप ऑफ दिस कंट्रीज एंड द डीप स्टेट, वो भी एक पार्ट है। ऐसा तो है नहीं कि डीप स्टेट के जो लोग हैं वो सब कुछ ऋषि मुनि है, ऐसा तो है नहीं। दे आर मतलब काफी ऑल्सो अंडर करेंट्स हैं जिसकी वजह से ये सब एक इक्विलिब्रियम तो नहीं बोलेंगे बट काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है। करेक्ट। और ये काफी चलता है बिकॉज इफ यू लुक एट 2 थिंग्स, जैसे आप ये जो ब्लैकमेलिंग टूल का अगर आप उपयोग की बात करो तो आप इंडिया में 2 चीजों को देखो। एक, यूपीए के टाइम पे इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हर महीने बॉम्ब ब्लास्ट होता था, 200-250 लोग मर जाते थे, ट्रू। कभी अटैक की बात नहीं की यूपीए ने। उसका रीजन यही है कि यूपीए की टॉप लीडरशिप के ऊपर पाकिस्तान के पास ऐसा ब्लैकमेलिंग मटेरियल है जिससे उनकी पूरी करियर खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना भी पाकिस्तान करे वो कभी अटैक नहीं कर सकते। वैसे ही इंदिरा गांधी के साथ हुआ था जब उसे 90,000 सोल्जर्स को रिलीज किया था, कि भुट्टो के पास और आईएसआई के पास कुछ ऐसा मटेरियल था जिससे इंदिरा गांधी की करियर खत्म हो जाती, और वो मटेरियल उन्होंने तब तक यूज नहीं किया था जब तक ये 90,000 की बात नहीं है। हम्म। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप सस्ते में खर्च नहीं करना चाहते, कि सीन के भाव पे बादाम नहीं बेच सकते आप, तो बादाम को आप बादाम के भाव में बेचोगे, तो जब वो बड़ी बात आएगी तभी आप उसको एनकैश करोगे। तो वो बात आई थी जब 90,000 लोग कैप्चर हुए थे, और
इंडिया चाहता तो उस वक्त बाकी के पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाते। वो नहीं हुआ। उसका रीजन एक ये है कि दे हैड इनफ मटेरियल ऑन द गांधी फैमिली। सो ये यहां भी चल रहा है वैसे। सो मेगा क्या सही में संभव है? संभव है पर मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि 2-3 जनरेशन्स उस वो एरा में, वो कल्चर में और एक ईज में बड़ी हुई है, और उनके अंदर सिंसियरिटी, हार्ड वर्क और सेक्रीफाइस ये इनकलकेट करना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। और विदाउट गोइंग बैक टू द रिलीजियस बैकग्राउंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो कुछ हद तक वो जो कहते हैं बैक टू कंजर्वेटिव वैल्यूज, उसमें अगर आप रिलीजन को लिवरेज नहीं करते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरा है कि यूएसए खुद, ट्रंप खुद स्पेशली बॉडी बैग से घबरा गया है। अब आप वर्ल्ड के एम्पायर बनना चाहते हो, सब लड़ाइयां जीतना चाहते हो, तो आप बॉडी बैग्स कैसे अवॉइड कर सकते हो? आपके कम आएगी पर आएगी तो सही। यू कैनॉट हैव अ कैजुअलिटी फ्री वॉर। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक जो सेक्रीफाइस से जो यूएस आर्मी घबरा गई है, वो एम्पायर के लिए कभी भी नहीं चल सकता है। अगर आपको एक वर्ल्ड वाइड एम्पायर बनाए रखना है, यू कैनॉट हैव एन आर्मी विच इज अफ्रेड ऑफ कैजुअलिटीज, and you also cannot have an army which is too considerate of human rights, because in many locations in the world you will have to be brutal and you will not be able to observe human rights if you want to win. True. अब वहां पे ये बात आ जाती है कि एक तरह से कहा जाता है कि आर्मी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू विन द वॉर। दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। वो कोई जेंडर इक्वालिटी की या ह्यूमैनिटेरियन एक्सेलेंस की कोई जगह नहीं। तो जब तक इस पे यूएस बैक नहीं आता है वो कर नहीं सकता है कुछ। सो एक मेगा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक वो है कि द इनएबिलिटी टू टेक कैजुअलिटीज एंड सफर हार्डशिप, नंबर 1। नंबर 2 है टू वर्क हार्ड, क्योंकि वहां की बहुत बड़ी पार्ट ऑफ सोसाइटी एक नॉट वर्किंग हार्ड की आदी हो गई। सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, और उसमें ट्रम्प खुद उसमें फिट नहीं होता है, बिकॉज ही इज नॉट एन आइडियोलॉग, ही इज एसेंशियली अ डील मेकर। ही कांट सी एनीथिंग बियॉन्ड नेक्स्ट 100 days। कई बार तो वो सुबह कुछ बोलता है और दोपहर को पलट जाता है। तो इससे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म, बट डीप स्टेट अगर पुश करता है इसको तो हो सकता है। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जो भी धूम धड़ाका करना है वो 1-2 साल में हो जाएगा, और मेरे ख्याल से फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो आदमी को देख के कहते थे कि इसके लक्षण दिखते नहीं है, वैसे वैसे ट्रम्प के जो लक्षण है वो वैसे दिखते नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म एजेंडा को पेशेंटली इंप्लीमेंट कर पाए जैसा डीप स्टेट चाहता है। सो पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है। तो जब बात करें हम अपने कंट्री भारत की, इंडिया के लिए क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? हमको 3 बातों का एक्चुअली ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि एक सुपर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अलग चीज है, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अलग चीज है, और एक टेक्टिकल चीजें बिल्कुल अलग। हमारा प्रॉब्लम ये है कि तीनों का कंफ्यूजन है। पहला ओवरलैप प्रॉब्लम भी। ओवरलैप है, कंफ्यूजन है, इग्नोरेंस। सुपर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो समझ में ही नहीं आता है, वो प्रॉब्लम है। उसका पूरा इग्नोरेंस है कि कैसे रिलीजन और कल्चर जियोपॉलिटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ये बात ही इन लोगों के दिमाग में नहीं उतरती कि हमको एक जो सुपर स्ट्रेटेजिक गेम खेलना है वो स्पिरिचुअल और कल्चरल है, वो पॉलिटिकल नहीं है। और वो जियोपॉलिटिक्स का टॉप है। लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं उतरती जो पॉलिसी बना रहे। पहला तो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ द सुपर स्ट्रेटेजिक गोल विच इज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल, कि हमको सबसे पहले हिंदुइज्म को फैलाना है एज अ स्पिरिचुअल
स्कूल एंड एज अ कल्चर। तो सबसे पहला तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आप ट्रम्प को खुश करने के लिए कुछ भी करो। आप F-16 खरीद लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की ड्यूटी कम कर दो, जो भी छोटे मोटे काम करने हैं करो, लेकिन जो सुपर स्ट्रेटेजिक चीज है उस पे काम करो, और इतना सटल तरीके से काम करो कि किसी को लगे ही नहीं कि कुछ हो रहा है। और इस सिचुएशन पे ला दो कि अमेरिकन सोचे कि हमारा हर साल $50 बिलियन का तो फायदा हो रहा है, तो ये लोग करते हैं तो करने दो। $50 बिलियन को कौन खतरे में डाले ये स्पिरिचुअल चीजों की वजह से? बिकॉज वो तो शॉर्ट टर्म ही सोचेंगे, वो तो लॉन्ग टर्म नहीं सोचने वाले। तो एक जो इंटर जनरेशनल और एक क्या कहते हैं इंटर हाफ सेंचुरी थिंकिंग जो होती है, जो एक सुपर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कल्चरल और स्पिरिचुअल, वो सबसे पहला है जो होना चाहिए, जो नहीं है। दूसरा है बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिजिनियस डिफेंस, बिकॉज इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अगले 1 साल में पता चलेगा कि हमारी तरफ है या हमारे से रेजिम चेंज करना चाहते हम्म। हैं। लेकिन तो पहला तो प्रॉब्लम यह है कि हमको पाकिस्तान चीन से ही लड़ना है या इन लोगों से भी लड़ना है। तो एक तो पाकिस्तान चीन से लड़ने के लिए इंडिजिनस कैपेबिलिटी चाहिए, और इन लोगों को भी डिटर करने के लिए कुछ तो चाहिए। एक ग्लोबल रीच विथ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ अ न्यूक्लियर ट्रायड, वो तो चाहिए। तो ये एक चाहिए बैक, क्या कहते हैं जिसको, एक एक बैकग्राउंड एश्योरेंस के लिए। और फिर जो है वो आती है बातें स्ट्रेटेजिक, और वहां पे जो हमको करना है वो ये है कि जैसा चलना है वैसे ही चलने दो। खुद के बूट्स ग्राउंड पे मत उतारो कहीं पे भी। स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस को एक्सपांड कर दो, उनके ऑपरेशंस करो, और वहां के जो लोकल ग्रुप्स है उनको तैयार करके करो, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हुआ है। क्या वही के ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं? तो उसके साथ में स्पेशल फोर्सेस का एक बहुत एक्सपांशन करके उनको यूज करो, लेकिन जो फॉर्मल कन्वेंशनल बूट्स ऑन द ग्राउंड है आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसको 5 साल तक अवॉइड करो। और हम्म। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि रखने पड़े, देन डोंट hesitate to use the weapons of mass destruction which need not be nuclear weapons. You can use air fuel explosives जो कि 1 किलोमीटर एरिया में ऑक्सीजन ही खत्म कर देते हैं, या यू कैन यूज दोस बिग बॉम्ब्स के 1 किलोमीटर में सब खत्म कर देते हैं, विच आर एज मास डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड एज द न्यूक्लियर कैन। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है कि जो छोटे कंट्रीज हैं उनको धीरे धीरे पैक्ट्स करके कोऑप्ट कर लो, कि वो नाम के लिए इंडिपेंडेंट रह जाए लेकिन एक्चुअली वो हमारी एक्सटेंडेड आर्म्स ही बन जाए। और उसमें जो साउथ एशिया है उसको पहले कवर करो, जो बुद्धिस्ट बेल्ट है। उसके बाद जो है वो है एक जो सीक्रेट सर्विसेज को हम लोग वो देते हैं, ब्रीफ देते हैं कि क्या करना है। हम्म। उसमें हम्म। इकोनॉमिक्स को एक अंदर लाना पड़ेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी को चुराना है या टेक्नोलॉजी को शेयर करना है, या अफ्रीकन कंट्रीज की जो रिटेल चेन्स है उनको टेक ओवर करना है, ताकि एक बार आप रिटेल स्टोर को ले लेते हो अपने हाथ में, तो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब आप इंडिया से भी बेच सकते हो। तो आपने रिटेल स्टोर को, बड़े स्टोर को अपने हाथ में ले लिया, तो 100 प्रोडक्ट इंडिया की बिकेगी वहां पे, और वहीं से आप दूसरे वाले को आउट भी कर सकते हो। सो एक जो रिटेल कैप्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे ध्यान नहीं गया है रिटेल कैप्चर पे। और फिर उसके बाद है एक जो कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मेडिसिन, उसमें टीचर्स को रेडी करना, वो एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, जिसको इतना वो नहीं समझा जा रहा है। कि इन्वेस्ट $10 बिलियन इन those people who get a PhD admission in top 100 universities of US. Let them go there, let them do a PhD government expense। 25% लोग वापस नहीं आते तो कोई बात नहीं, बट जो आते हैं they will transform the education, and that is the foundation of the next leap. So these are some of the things, and one more important part is of
डेवलपिंग अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द इंडियन सिटीजन्स, जो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिस तरह का टाइम आगे आ रहा है उसमें एक मास लेवल पे स्ट्रेटेजिक बेसिक इंफॉर्मेशन होना जियो पॉलिटिक्स की वो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो कोई अगर आदमी ने, बाहर की एजेंसी ने यहाँ पे कोई प्यादे को बिठा दिया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और जो मीडिया है और जो टॉप है इंडिया का वो तो बिकने को हमेशा तैयार है। इसीलिए उसका उसके सामने एक ही बुलवर्क है कि मास लेवल पे, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ हिस्ट्री, उसको इनकलकेट किया जाए, संस्कृत को पॉपुलराइज किया जाए। और एक जो कहते हैं सिविलाइजेशन रेडी फॉर हिस्ट्री, क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो अहिस्टोरिकल है, इट्स वेरी स्पिरिचुअली ड्रिवन, वो अहिस्टोरिकल है। लेकिन अगर आप सेमाइटिक रिलीजन्स को देखो, जो हम्म। क्रिश्चियन इस्लाम इस्लाम को जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को, दे आर हिस्ट्री ऑब्सेस्ड रिलीजन्स, दे आर नॉट स्पिरिचुअलिटी ऑब्सेस्ड रिलीजन, हिस्ट्री ऑब्सेस्ड रिलीजन्स। तो हमारा जो पूरा एक फ्लेवर है वो अलग है। और इस फ्लेवर को एक बैलेंस करने के लिए जो बहुत ज्यादा उस तरफ चला गया है, एक मास लेवल पे सेंस ऑफ हिस्ट्री इंस्टीट्यूट करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो टेक्निकली तो आप कर ही सकते हो कि आप तीन चीजों पे उनको फायदा दे दो, दो चीजों पे अपना फायदा ले लो, दोनों मिलके तीसरे के सामने कुछ कर दो। वो रेगुलर एवरीडे पॉलिटिक्स है, एवरीडे जियो पॉलिटिक्स। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो इफ यू पुट फोकस अपॉन विल गिव गुड डिविडेंड्स, गुड प्रॉफिट्स। रोचक रही चर्चा आज की। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। नमस्ते।